तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने हमारी इस एकलव्य टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 आपके सामने इसके सॉल्यूशंस रखेंगे। और आज का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है हमारा रोटेशन। तो रोटेशन के बड़े ही प्यारे सवाल, बड़े अच्छे आइडियाज आपको इस सॉल्विंग सेशन के अंदर मिलने वाले हैं। तो आइए आपके सामने एक एक करके सभी सॉल्यूशंस रखते हैं। सबसे पहला यार, ये सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मेरे बच्चों ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कहीं भी ले लीजिए, मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। हम कांस्टेंट वेलोसिटी v जो है मेरे बच्चों, वो हमारा कांस्टेंट है। तो आपको पूछा गया है, अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी स्ट्रेट लाइन में चले तो इनमें से हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में कमेंट करना है। एंगुलर मोमेंटम जीरो है, कांस्टेंट है, किसी एक पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट समथिंग, कुछ इस तरह का माहौल आपसे पूछा गया है। तो बच्चों देखो यार, बड़ी सीधी सी बात है। आप इस बात को समझो कि अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो मतलब नेट फोर्स जो है मेरे बच्चों, पार्टिकल पे जीरो है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, नेट टॉर्क भी जीरो है। अगर बेटा आपको ये टॉर्क का फॉर्मूला याद हो, dl बाई dt, जैसे हमारा नेट फोर्स dp बाई dt होता है, उसी तरह से रोटेशन के अंदर नेट टॉर्क dl बाई dt है। तो मेरे भाई अगर टॉर्क जीरो है तो मतलब एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो कोई भी पॉइंट हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरिजिन, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो बी बॉम्बे विल बी माय राइट आंसर। बहुत ही प्यारा क्यूट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। इसके अंदर सिर्फ ज्योमेट्री है। अगर आप ज्योमेट्री समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपके सामने दो डिस्क है, एक का रेडियस 0.2 मीटर है और दूसरे का रेडियस 0.6 मीटर है। तो बच्चों इस बात को समझना, मुझे ना ये 0.2 0.6 से ज्यादा ना ये अच्छा लगता है कि अगर मैं इसे आर कह लूं तो दूसरे का जो रेडियस है वो 3 गुना है। 0.6 मतलब उसका 0.2 का 3 गुना। तो मतलब आप मान के चलिए कि एक डिस्क अगर हमारी ये है, इसकी कुछ थिकनेस होगी हमारी, यहाँ पे थिकनेस दोनों की सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम थिकनेस और सेम मटेरियल है। तो दूसरा जो होगा डिस्क वो थोड़ा सा बड़ा होगा और थिकनेस जो होगी मेरे बच्चों उसकी वो सेम ही होगी, वो टी ही होगी। ठीक है जी। तो इसका रेडियस हमें दे दिया 3r और इसका जो रेडियस दे दिया मेरे बच्चों वो r दे दिया। तो मेरे भाई इस बात को जरा समझ, बड़ी जल्दी तो अपना आंसर निकाल देगा। अगर मैं तुझसे पूछूं इसका मास कितना है, सर इसका जो मास होगा वो होगा लेट्स से m, जो कि होगा हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू टी, है ना, सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू मेरे बच्चों आ जाएगा रो। तो अगर इसका मास मैं m कहूंगा, जरा तो कॉमन सेंस से बता, इस डिस्क का जो मास होगा वो कितना होगा, वो सर 9m होगा। क्योंकि जब मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा तो पाई 3r का स्क्वायर आ जाएगा, 3r स्क्वायर करेगा तो 9 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा। तो इसका मास जो होगा मेरे बच्चों वो 9 गुना होगा। अब आपसे इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो पूछी गई है। नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, मतलब ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो और ये वाला अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो, तो इनका रेशियो निकालना है। तो उसका अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा m आर स्क्वायर बाई 2, और नीचे वाले का अगर I2 अगर आप निकालोगे, मास हमारा कितना है 9m इंटू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 3r, उसका स्क्वायर बाय 2, उसका स्क्वायर बाय 2। मैं सिंपली अगर यहाँ पे देखूं, m से m कट गया और 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, सॉल्व करिए 1:81, 1:81 हमारा सही जवाब। डी डेली इज द राइट आंसर, डी डेली इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, करेक्ट है। चलिए क्यूट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। आई गेस ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपने कई बार देखा भी होगा और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, इसके रिजल्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको ओवरऑल पेपर के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ टेंजेंट टू द डिस्क इन इट्स प्लेन। तो मेरे भाई देख जरा समझ इस बात को, ये डिस्क है, ठीक है, ये हमारी एक डिस्क अगर हम ले लें, अभी तेरे सामने मैंने बनाई भी थी m, r। अगर एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो मेरे बच्चों तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m r स्क्वायर बाय 2। तो फॉर्मूला हमारा ये रहता है। अगर हमारा एक्सिस डिस्क के प्लेन में है और सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन में है सेंटर से पास हो रहा है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आधा हो जाता है, इट बिकम्स mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4। तो अगर हमारी एक टेंजेंट वो कह रहा है और वो हमारी टेंजेंट जो है वो डिस्क के प्लेन में ही है, मतलब एक टेंजेंट लीजिए और डिस्क के प्लेन में ही है, इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I, तो I का फॉर्मूला वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यूज करिए, I इज इक्वल टू I नॉट प्लस m इंटू डी स्क्वायर। I नॉट हमारा ये होगा, बेसिकली जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा ये हमारा I नॉट होगा। सो इट विल बी mr स्क्वायर बाय 4, मतलब I नॉट वो होता है, I नॉट वो होता है मेरे बच्चों जो आपका सेंटर ऑफ मास से पास होकर जाए, ठीक है ना। तो आप देखो मेरे बच्चों ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और इस एक्सिस के पैरेलल फिर ये वाला एक्सिस होगा जो डायमीटर है बेसिकली। तो आई नॉट वो होता है जो सेंटर ऑफ मास से पास होकर जाए, तो इट विज mr स्क्वायर बाय 4 प्लस मेरे बच्चों m इंटू डी का स्क्वायर
इनका आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ऑफ डिस्क की है प्लस mr²। आप सॉल्व करिए, ये सॉल्व करके 5/4 mr² बन जाएगा, 5/4 mr² बन जाएगा। तो सी इसका सही जवाब है। बच्चों कई बार ना आपसे क्वेश्चन के अंदर ना कई बार टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर पूछ ली जाती है, तो उस केस में आंसर हमारा 3/2 mr² आएगा, क्योंकि उस केस में जैसे आप आई नॉट कहेंगे फिर वो mr²/2 होगा, क्योंकि इसके पैरेलल फिर वो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। तो अगर आप यहाँ पे आई नॉट को mr²/2 प्लस mr² करेंगे तो देन आंसर विल बिकम 3/2 mr²। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टेंजेंट दो तरह की हो सकती है, प्लेन के अंदर 5/4 mr², और अगर प्लेन के परपेंडिकुलर तो 3/2 mr²। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पे सी निकल आएगा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और ये एक सवाल बेटा हमारे सामने आया है, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ओ डैश। तो बेटा देखो ये ओ डैश अगर आप थोड़ी सी भी अकल लगाओ, एक थोड़ा सा बच्चा समझ जाएगा, ये ओ डैश हमारा टेंजेंट है और प्लेन में है, तो दिस इज द टेंजेंट इन दी प्लेन ऑफ डिस्क, डिस्क के प्लेन में ये टेंजेंट है। तो भाई बहुत जल्दी आंसर निकल आएगा। देख अगर तो बेटा हमारा एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर हो डिस्क के, तो आंसर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr²/2। लेकिन अगर हमारा एक्सिस प्लेन में है और सेंटर से पास हो रहा होता है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो फॉर्मूला होता है, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले होता है हमारा mr²/4। तो याद रखिए दो तरह का हमारा एक्सिस होता है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाला वो mr²/2 है, लेकिन अगर एक्सिस हमारा टेंजेंट प्लेन में है और सेंटर से पास हो रहा है तो mr²/4 होता है। और ये जो है हमारी एक्सिस, ये इसके पैरेलल है, ये वाली जो एक्सिस है मेरे बच्चों ये क्लियर कट दिख रहा है, ये इसके पैरेलल है, इनका आपस में डिस्टेंस हमारा जो है वो r है। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस m इंटू डी स्क्वेयर। आई नॉट की वैल्यू मेरे बच्चों है हमारी mr²/4 प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, डी मेरा आ रही है, आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर मेरा निकल आएगा 5/4 mr²। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस वन, 5/4 mr²। आप सॉल्व करें, सॉल्व करके डी ऑप्शन अपना सही आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए ये सवाल करते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चों अगर आपका ये डाउट आ रहा है तो मतलब आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट है, ठीक है, एक अच्छे बच्चे का ये डाउट बनता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्या कह रहा है। एक हैवी आयरन बार है जिसका वेट W है और एक एंड जो है उसका स्मूथ ग्राउंड, यहां पे इंपॉर्टेंट शब्द ये है कि स्मूथ ग्राउंड पे रखा गया है। तो अगर ये स्मूथ ना दिया होता बच्चों तो सिचुएशन और हालात आपके बदल जाते हैं। तो इसमें ना बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ सकती है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या क्वेरीज बनती है। कि सर मान लो ये हमारा एक आयरन का बार है, ये एक आयरन का बार है, और यहाँ पे एक हम प्यारा सा कोई एक आदमी बना देते हैं, ये हमारे आदमी का ये ऐसे करके शोल्डर है जिसके ऊपर इसको ऐसे करके हमने है ना खड़ा किया है, समथिंग लाइक। ठीक है, ये आदमी के शोल्डर पे हमने आयरन बार को रखा गया है। तो यहाँ पे यार ये कहना चाह रहा है कि यार इसका जो वेट है, इस आयरन बार का जो वेट है वो W है, तो W जो होगा वो हमारा, बड़ी लॉजिकल बात होगी, वो हमारा सेंटर ऑफ मास पे लग जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना, COM पे लगेगा नीचे की तरफ ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। तो ग्राउंड जो है मेरे बच्चों ये स्मूथ है, ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, मतलब ग्राउंड से फ्रिक्शन नहीं आएगा, ग्राउंड से सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, लेट्स से N1, लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1। तो अब मेरा और ये दूसरा जो है ये आदमी के शोल्डर पे है, दूसरा एंड जो है आदमी के शोल्डर पे है। द बार मेक्स एन एंगल थीटा, हमें इस एंगल की वैल्यू थीटा गिवन है और आपसे पूछा गया है विद हॉरिजॉन्टल द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स लगेगी ना, यहाँ पे बेसिकली जो भी फोर्स लगेगी यहाँ से, मान लो एन डैश कह लो आप, मुझे उसकी वैल्यू को निकालना है। तो आमतौर पे तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो शोल्डर की फोर्स होगी, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये हमारी बार के परपेंडिकुलर हम लेंगे। तो देखो ये सोचना गलत नहीं है, ये सोचना करेक्ट है। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है ये बात, है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे उन्होंने ट्राई किया होगा, जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने ट्राई भी किया होगा और आंसर मैच नहीं हो रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये एन डैश हमारा बार के हम परपेंडिकुलर लेंगे, तुम जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है कि अगर हम एंगल पे लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पे शोल्डर से मिलेगा, जो कि लॉजिकल भी है, अगर आप एंगल पे लेते हैं मेरे बच्चों, उस केस में आपका इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करवाता हूं तो फिर वो बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है। तो ये एन डैश रॉड के परपेंडिकुलर करेक्ट है, प्रोवाइडेड ये तभी स्टेबल हो पाता अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन भी होती कि उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फ्रिक्शन बैलेंस कर देती। बट अगर वो नहीं है तो हमारे पास फिर अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इस नॉर्मल को वर्टिकल ही लेना पड़ेगा, इस नॉर्मल को वर्टिकल ही लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक दिस नॉर्मल ताकि कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमारी ना आए। तो मुझे इस एन डैश की वैल्यू को निकालना है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन मेरे बच्चों बहुत आसान है, नाउ इट इज नॉट अ बिग डील। अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, सर ऐसा है कि ये लेंथ जो है मेरे बच्चों ये हमारी L/2 है, हाँ जी विनय सर। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं नेट टॉर्क, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो मैं नेट टॉर्क को 0 करूंगा, तो इस पॉइंट से इस फोर्स का मैं टॉर्क का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, ये वाला R परपेंडिकुलर इनटू F। तो अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें
तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे बच्चों निकल के आ रहा है ये वाला, दिस इज हाउ मच, L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, हमारी ये जो W है, W की जो टॉर्क आएगी, W की जो टॉर्क आएगी, W की जो टॉर्क आएगी वो ये वाली आएगी, इट इज टॉर्क ऑफ W। और वो कितनी होगी, इट इज सिंपली R परपेंडिकुलर, दैट इज L/2 इंटू कॉस थीटा इंटू W, R परपेंडिकुलर इंटू F। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2 कॉस थीटा, और जो फोर्स होगी मेरे बच्चों वो हमारी W होगी। ये हमारी बैलेंस होगी, ये हमारी बैलेंस होगी किससे, ये हमारी बैलेंस होगी किससे, नॉर्मल की टॉर्क से। तो अगर आप नॉर्मल का देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें इस पॉइंट से, तो कितना आ जाएगा, एल का, ये पूरी लेंथ एल है, एल का कॉस थीटा कंपोनेंट। तो अगर हम नॉर्मल का देखें, नॉर्मल का देखें तो उस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा ये वाला, इसका टॉर्क होगा ये वाला, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर परपेंडिकुलर एल कॉस थीटा इंटू एल कॉस थीटा इंटू मेरे बच्चों एन डैश, एल कॉस थीटा इंटू मेरे बच्चों एन डैश। तो अगर आप बेटा इस चीज को समझ गए, नेट टॉर्क जीरो है, मतलब जितनी क्लॉकवाइज उतनी एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क हमारी जीरो। और आप देखो यहाँ पे एल कॉस थीटा का, एल कॉस थीटा से हैप्पी बर्थडे, एन डैश की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो W/2 आ रही है। तो बड़ा ही प्यारा शानदार सवाल है, आप सॉल्व करिए, आपका फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों वो W/2 आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये सवाल मुझे लगता है बच्चों आपने अगर शायद गलत किया तो प्रोबेबली वो एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसलिए मिस्टेक होगी बिकॉज सिंपली आपको यहाँ पे एफ वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर गिवन है, तो आपको टॉर्क निकालनी है, तो टॉर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आपको इन दोनों को आपस में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बेटा आपको पता है हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, और आर वेक्टर के कोफिशिएंट लिख देंगे यहाँ पे 1, -1 एंड 1, और एफ वेक्टर के लिख देंगे -3, -2 एंड मेरे बच्चों 4। ठीक है, 4। तो अगर मुझे टॉर्क लिखनी है तो टॉर्क लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या होता है, देखो अगर मुझे आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है, अगर मुझे आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है तो आई कैप की कॉलम को ब्लॉक कर लूंगा और क्या करूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो दिस इंटू दिस करूंगा आएगा -4, -4 में से माइनस करूंगा -2, -4 में से माइनस करूंगा -2, -4 में से माइनस करूंगा -2। अब इसके बाद मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम जब जे कैप का कोफिशिएंट लिखते हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट जब हम लिखते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, तो बीच वाला जो होता है वहां पे माइनस साइन आता है। ठीक है, और जे कैप को उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, इसे मैं ब्लॉक कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 इंटू 4 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 माइनस ऑफ -3, 4 माइनस ऑफ -3 आप करेंगे, ये जे कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा। और ऐसे मेरे बच्चों अगर मुझे के कैप का लिखना है तो मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, के कैप को हम ब्लॉक कर देंगे, तो इट इज -2 माइनस ऑफ +3 बनेगा, क्योंकि वो -3 माइनस में माइनस बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा -2 में से माइनस किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +3 बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा के कैप। तो मुद्दे की बात अगर आप यहाँ पे बेटा देखो, -4 + 2 अगर आप देखोगे ये आ जाएगा आपका माइनस, अगर मैं पूरा आपके सामने लिखूं सॉल्व करके, ये टॉर्क कितनी आ रही है, ये अगर आप सॉल्व करें इट इज -2 आई कैप, और ये आ जाएगा +3, -4 बाहर है तो माइनस जे कैप, और ये आ जाएगा -5 के कैप, -5 के कैप, तो -2 आई कैप माइनस जे कैप, है ना। अगर हम यहाँ पे लगाएं, थोड़ी सी मुझे लग रहा है विनय सर ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ये बीच वाली शायद मुझे लग रहा है हमारी गलत हुई है, तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं जे कैप को। अगर हम देखें ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ -3, हाँ तो ये हमारा +3 बनेगा ना, हाँ तो सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, +7 और बार ये आ जाएगा, हाँ तो ये -7 आ जाएगा, यस -7 जे कैप। तो -2 आई कैप, -7 जे कैप, -5 के कैप, बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है आपका। ये सवाल करते हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है यार, आई गेस शायद आपको इसकी फिगर को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही होगी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमने दो रॉड से एल शेप स्ट्रक्चर बनाया, दो रॉड्स बेटा जो हमने जोड़ी हैं वो कुछ ऐसी जोड़ी हैं, एल शेप स्ट्रक्चर आपने बनाया। तो इस रॉड का भी मास एम लेंथ एल, इस रॉड का भी मास एम लेंथ एल। आपसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताओ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू कॉर्नर हो, तो ये हमारा कॉर्नर है, इसके अबाउट मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना होगा, ये सवाल है, मोटी मोटी बात हमारी ये है। तो बेटा देख, बड़ी सीधी सी बात है, इस रॉड को अगर एंड के अबाउट रोटेट करोगे तो आंसर ml²/3 है, दूसरी रॉड भी अपने एंड के अबाउट ही रोटेट हो रही है, तो इसे इंटू 2 कर दो, तो आंसर निकल के आएगा हमारा 2ml²/3, आंसर निकल के आएगा मेरे से 2ml²/3। सवाल शायद फिगर की अंडरस्टैंडिंग में था, बाकी क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चों कोई दम नहीं है। ठीक है,
ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बस एक छोटी सी गलती हो सकती है, वो गलती मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे सामने बेटा क्या है, हमें इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, और ये तीन रिंग्स हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी फिगर को बड़ी करते हैं। तो मेरे भाई देख जरा ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, ये वाली जो रिंग है ये अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है। ये एक्सिस हमारा, मैं इस एक्सिस को, बेटर है मैं इस एक्सिस को रेड से रिप्रेजेंट करता हूं, ये तो अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट, अब ये एक्सिस इस रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और इसके डायमीटर के अलॉन्ग है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल के आएगा पहली रिंग का, वो निकल के कितना आएगा हमारा mr²/2। बेटा अगर एक रिंग, देखो सवाल में आगे बढ़ने से पहले ये बात आप याद रखिए कि अगर एक रिंग के डायमीटर से एक्सिस पास हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है mr²/2। देखो अगर सेंटर से और परपेंडिकुलर है तो mr² है, लेकिन अगर प्लेन में है और डायमीटर हो तो mr²/2 है। और अगर मैं यहां पे टेंजेंट बना दूं, बिल्कुल इसके पैरेलल अगर एक टेंजेंट बना दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे बच्चों बन जाता है हमारा 3/2 mr²। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसे लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो आई नॉट की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाएगी mr²/2 और प्लस m इंटू डी हमारा यहाँ पे r के बराबर है, तो वो प्लस mr² करोगे तो वो 3/2 mr² बन जाएगा। तो हमारा ये जो एक्सिस जो होगा, जो उस रिंग के टेंजेंट हो, है ना, तो वो हमारा जो होगा वो 3/2 mr² होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारा ये वाला जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/2, और ये वाला जो रिंग है ये इसकी टेंजेंट है, ये रेड एक्सिस इसकी टेंजेंट है, और सिमिलरली उसका भी यही माहौल है। तो इस रिंग का जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा कितना, 3/2 mr² इंटू 2, है ना। जितना इसका होगा उतना ही उसका होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम टेंजेंट वाला ये जो फॉर्मूला है इसे यूज करेंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे बच्चों अगर आप निकालेंगे, ये आप अब सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 7/2 mr²। और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो हम उसे किसके बराबर पुट करते हैं, m² के बराबर। अब यही यहां पे गलती होगी, ये m² नहीं होगा, ये 3m² होगा। तो अगर इस पूरे सिस्टम का मास हम देखें तो अब वो 3m बन जाएगा। तो टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू k² हमें करना है, ठीक है। तो m² करके रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मिल जाता है। तो आई गेस अब आप सॉल्व करें, ये इससे कट गया और ये 3 हमारा नीचे आ गया, तो k की वैल्यू आप सॉल्व करिए, दिस कम्स आउट टू बी √7/6r। √7/6r अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा D इज द राइट आंसर, डी डेली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये सवाल यार बड़ा शानदार सवाल है। मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट लिखूंगा, अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए एक कैविटी प्रॉब्लम में, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है, आपके सामने एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है और मास एम है। तो मैं आपको बता देता हूं, तो एक मेरे पास कंप्लीट डिस्क है, ये कंप्लीट डिस्क है, इसका मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है जी। हमने इस डिस्क में से एक, हमने डिस्क जिसका रेडियस r/2 है वो रिमूव किया है। तो हमने क्या किया, इस डिस्क में से इतना हिस्सा r/2 रेडियस जो है बेसिकली, है ना, तो रेडियस r/2 जो है बेसिकली ये हमारा रेडियस r हो गया। इतना हिस्सा हमने क्या किया, हमने रिमूव किया है। हमने क्या किया विनय सर, रिमूव किया है। और आपसे इस पूरे स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव करने के बाद सेंटर के अबाउट पूछा गया है। ये सवाल है, मोटी मोटी बात अगर आप देखो यही सवाल है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। तो अलर्ट क्या है इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को कैसे आपने मतलब थोड़ा कॉशियसली हैंडल करना है। इसके अंदर अलर्ट की बस एक ही बात है, आप क्वेश्चन को रीड करने से पहले एक बार शांति से देख लीजिए कि ये जो मास m गिवन है ये कौन सा मास है, ये रिमूव करने के पहले का मास है या रिमूव करने के बाद जो बचा ये उसका मास है। देखो जब आप रिमूव कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा मेरे बच्चों ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंदर से तो खाली हो जाएगा। तो ये m कौन है, ये पहले का है कि ये जो बाद में बचा ये m उसका है। तो ये जरूर चेक कर लेना, क्योंकि फाइनल आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा कि m गिवन कौन सा है। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चन रीड करें, ये कह रहा है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अ स्मॉलर डिस्क इज रिमूव। तो मतलब ये जो मास m है ये पहले का है, रिमूव करने से पहले का मास है, ठीक है। तो मतलब ये मास अगर मेरा टोटल m है तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, इतने हिस्से पे जो मास होगा, अगर मैं इस हिस्से के मास को कैलकुलेट करूं कि ये कितना मास, ये वाला कितना मास मैंने जो हटाया ये किसके बराबर होगा, तो मैं यहां लिख भी सकता हूं मास रिमूव्ड किसके बराबर होगा। बेटा बड़ी सीधी सी बात है, देख यार टोटल मास m है,
पूरे एरिया पे है m बाय पाई आर स्क्वायर, m बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें से मुझे उतना मास चेक करना है जो इतने एरिया पे आ रहा है, जो इतने एरिया पे आ रहा है। और इसका जो रेडियस है मेरे बच्चों, इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है वो r बाई 2 है। तो अगर मैं इतने हिस्से पे मास निकाल लूं तो इंटू पाई r बाई 2 का स्क्वायर। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो पूरी डिस्क का मास m है, रेडियस r है, तो मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर। और मुझे इतने हिस्से पे जो मास आ रहा है ना, इतने इतने एरिया पे जो मास आ रहा है मुझे वो निकालना है। तो इंटू पाई r बाई 2 का स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपली मेरे बच्चों, ये पाई से पाई आपका कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके m बाई 4 आ जाएगा। मतलब मैंने 1/4 मास हटाया है। मतलब इस हिस्से का जो मास होगा वो होगा m माइनस एम बाई 4। ये होगा हमारा 3m/4। मैं वही आपको बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में जो बचा हुआ होता है उसका मास m गिवन होता है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है ना। अगर मान लो ये m होता तो मैं इसका पूरी डिस्क का मास फिर m प्लस m/4 लेता। तो ये चेक करना इंपॉर्टेंट है कि गिवन कौन सा है। बाकी अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए मेरे बच्चों। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि अगर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको ऐसे देखेंगे, 5 में से आप -3 ऐड कर दो। तो 5 में से, है ना, 3 अगर निकालना है, निकालने की बजाय आप समझो कि मैंने उसमें -3 ऐड कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इन क्वेश्चंस को करने की एक ही टेक्निक होती है, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव मास। तो बेटा मान लीजिए कि एक कंप्लीट डिस्क है व्हाइट कलर की, इस पूरी डिस्क का मास m है, रेडियस r है। ठीक है जी। और इस डिस्क में हमने ऐड कर दी ये येलो कलर की डिस्क, ये येलो कलर की डिस्क। और ये जो येलो कलर की डिस्क है इसका मास बस नेगेटिव है, -m/4 और रेडियस r/2। मेरी बात को तो समझ गए? तो रादर देन इस चीज को अगर मैं ऐसे देखूं कि ये कैविटी है, इसको ऐसे देख लेते हैं कि एक पूरी डिस्क है, उसके ऊपर हमने छाप दी एक नेगेटिव डिस्क, तो डेफिनेटली बेटा वहां पे खाली जगह आपकी बन जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये इसके बराबर। अब आपसे पूछा गया भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस पॉइंट के अबाउट। तो बेटा बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सर ऐसे है, एक हमारी कंप्लीट डिस्क होगी ये वाली, तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंपल ही होता है mr²/2, mr²/2। ये कंप्लीट डिस्क का हो गया। और मुझे ये जो येलो डिस्क है, ये एक्सिस उसके टेंजेंट है, तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अगर हमारा कोई और एक्सिस अगर आ जाए तो सोच के देखो, अगर हमारा एक्सिस इस डिस्क का सेंटर होता, ये वाला रेड कलर का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या निकल के आती? mr²/2। तो इसमें हम ऐसे समझते हैं कि हमारा m जो है एक तो नेगेटिव है, m r²/2। मेरी बात आप समझ गए? अगर ये रेड कलर का एक्सिस होता जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा होता, प्लेन के परपेंडिकुलर होता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है येलो डिस्क का mr²/2। m हमारा नेगेटिव है, -m/4, r/2 का स्क्वायर अपॉन मेरे बच्चे 2 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। m हमारा -m/4 है इंटू डी का स्क्वायर। इनका आपस में जो डिस्टेंस होगा ये भी r/2 ही होगा। तो ये हमारा बेटा बन गया पूरा आंसर। तो पूरी डिस्क में ये हमारी कौन सी डिस्क है? ये व्हाइट कलर की डिस्क है। और ये जो पूरा आप देख रहे हो ये भूत किसका लिखा है? ये येलो डिस्क का लिखा है, क्योंकि येलो डिस्क का ये वाला जो पॉइंट है ये इसके टेंजेंट है। तो आप इस एक्सिस के अबाउट अगर लिखते तो mr²/2 लिखते, बस m नेगेटिव है, और प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, है ना। ये जो d है इनके बीच का जो गैप है ये r/2 का है आपका। तो ये सारा मेरे बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए। आई गेस जब आप सारा ये ऐड कर लेंगे, फाइनल आंसर आपका सॉल्व करके 13, ये कैलकुलेशंस करके आप देख लीजिएगा, 13/32 mr² निकल आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बस जो टेक्निक है वो आपको बता दी है। अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर लगते हैं। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा, अगेन क्यूट लॉलीपॉप प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे एंगुलर पोजीशन गिवन है, हमें थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों गिवन है। तो मैं लिख देता हूं थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 2t³ -6t²। ये गिवन है। मुझसे पूछा गया टॉर्क जीरो कब होगी, टॉर्क जीरो कब होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे बच्चों होता है आई अल्फा। तो अगर टॉर्क जीरो तो मतलब अल्फा जीरो। तो बेसिकली आपको अल्फा तक जाना है, तो आप सिंपली डी थीटा बाई डी टी डिफरेंशिएट करिए, ओमेगा मिल जाएगा। तो 2 इंटू टी³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t² -12t, है ना, जिसे आप लिख सकते हैं 12t² -12t। और अब
यही होगी मेरे बच्चों 3t², सॉरी, तो 3 इंटू 2 हो गया 6t², हाँ 6t, तो यहाँ 6t² आएगा -12t। और अगर मैं अल्फा निकालूं इट विल बी डी ओमेगा बाई डी टी, तो अगर मैं ओमेगा को डिफरेंशिएट करूं तो 6 एज इट इज t² का डेरिवेटिव 2t -12 इंटू टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 12t -12। तो बड़ी सीधी सी बात है, मुझे अल्फा भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, और मुझे अल्फा 0 जब होगा वो निकालना है, वो वक्त कितना होगा, तो अल्फा को 0 पुट करो तो 12t -12 यानी कि t की वैल्यू सॉल्व करिए, सॉल्व करके 1 सेकंड आ जाएगी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जैसे आपको कई बार पोजीशन दी होती है, आपसे एक्सेलरेशन 0 पूछी जाती है, तो dv बाई dt फिर dv बाई dt करते हैं, सेम वही वाली चीज हमने एंगुलर में यहाँ पे की है। ठीक है, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। सवाल देखिए, कह रहा है एक मास जब हमारा रोटेट कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम कहां डायरेक्ट होता है। तो बेटा ये बड़ी प्यारी सी बात है, जरा ध्यान से सुनना, कि जब हम सर्कल में मान लो किसी एक प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, सर्कल में किसी एक प्लेन में मान लो ये मास m है, ये रोटेट कर रहा है, तो अगर रोटेट करेगा तो डेफिनेटली आप जानते होंगे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग होगी। ये हमारा बेटा आर वेक्टर होगा, सेंटर से अगर हम देखें तो ये मेरा आर वेक्टर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कई बार पूछा जाता है कि भैया एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों देखो यहाँ एक सिंपल सी बात अगर आपको बताऊं, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना आपका, हम फिगर में ऐसे दिखा देते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली एक्सिस के लॉन्ग होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर आप सही फॉर्मूला देखें ना एंगुलर मोमेंटम का, तो वो होता है हमारा आर क्रॉस पी, और पी को अगर आप एम वी लिखें तो एम बाहर आ जाएगा, तो आर क्रॉस वी, शॉर्टकट तुमने सुना होगा एमआरवी है ना, एमवीआर, तो एमवीआर नहीं होता, वो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है एमआर क्रॉस वी। तो यार ये आर वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, सोच के देखो, ये मेरा आर वेक्टर है, ठीक है, और वी वेक्टर अगर अगर को पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स होता है वो अलाउड है, अगर आप शिफ्ट करो, ये वी वेक्टर है, आपस में इनका एंगल 90, तो अगर मैं आर क्रॉस वी करूं तो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो याद रखिए एक्सिस के अलोंग, बेसिकली प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, तो इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो बहुत ही एक बेसिक डेफिनेशन वाला सवाल है। ओके, ये सवाल मेरे बच्चों अगेन कैविटी प्रॉब्लम है, और मैं फिर एक बार इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एक सावधानी आपने बरतनी है और अलर्ट मोड में आ जाना है। अलर्ट मोड क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, जब भी किसी एक डिस्क के अंदर एक कैविटी आ जाए, डिस्क के अंदर मतलब आपको कोई कैविटी प्रॉब्लम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछ ले, है ना, आपसे क्या पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछ ले, तो उस केस में मेरे बच्चों आपने ध्यान देना है कि जो मास हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कौन सा मास है, रिमूव करने से पहले का या बाद का। ठीक है, क्योंकि आंसर फिर बदल जाता है। तो हमारे पास यहां पे लिखा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस आर है, मास उसका 9m है। ठीक है, तो ये जो 9m है इसमें से हमने रिमूव किया, मतलब ये जो 9m है ये बिफोर है, मतलब रिमूव करने से पहले। तो मेरा अर्थ क्या कहने का, मेरा अर्थ ये है कि अगर, ठीक है ना, आप अभी इस सिचुएशन को मत देखिए, आप इस सिचुएशन को देखिए कि अगर हम पूरी डिस्क ले लें, ये पूरी डिस्क ले लें, तो इस कंप्लीट डिस्क का जो मास है वो 9m है, रेडियस इसका r है। ठीक है, तो ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड माइस 9m, स्मॉल डिस्क इज रिमूव्ड। तो मेरी बात आप समझ गए, ये जो हमने यहां से निकाली है बाद में निकाली है, तो मास हमें बेसिकली ये गिवन है। ठीक है, कंप्लीट डिस्क का मास 9m गिवन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देख लो कि रिमूव करने के बाद जो बचा वो 9m है या पहले वाला, यहां पे पहले वाला गिवन है, क्योंकि आंसर बेटा आपका बदल जाता है। ठीक है, तो अब हमें वो ये कह रहा है कि इसमें से, इस डिस्क में से हमने इतना हिस्सा, और ये रेडियस भी हमें गिवन है कितना, r/3, r/3, इतना हिस्सा जो है ये निकाल दिया। ये रेडियस मैं यहां बना देता हूं r/3, और ये जो है हमने क्या किया, यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, ये रिमूव कर दिया। तो पहले चेक करते हैं कितना मास रिमूव हुआ। मास रिमूव्ड जो हुआ पहले वो मेरे बच्चों हम निकालते हैं। तो बस सिंपल सी बात है सर, टोटल मास 9m है, टोटल एरिया πr² है, इतने एरिया पे कितना मास आएगा वो हमें देखना है, इनटू पाई ऑफ, यूनिटरी मेथड मैंने लगाया है, पाई ऑफ r/3 का स्क्वायर। तो ये अगर हम देखें ये हमारा 1/9 ही आ जाएगा, तो ये m के बराबर आ जाएगा, ये m के बराबर आ जाएगा। मतलब मैंने कितना मास निकाला, रिमूव्ड मास कितना है मेरा, जल्दी बोल, 9m से m निकाला, 9m से m बार निकाल दिया। तो ये जो बचा हुआ है ना, ये जो बचा हुआ तुझे दिख रहा है ये वाला, इसका जो मास है वो 8m है, इसका जो मास है वो 8m है, क्योंकि 9m में से m मैंने बेसिकली बाहर निकाल दिया। तो बचा हुआ जो मास है वो 8m है, और मुझे इस बचे हुए स्ट्रक्चर का, इसका अपने सेंटर के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सवाल ये। ठीक है,
तो देखो यार, ये क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों, ठीक है, आपको करने का एक ही तरीका होता है कि आप इसमें नेगेटिव मास को यूज करते हैं। नेगेटिव मास का मतलब ये है कि यार देखो यार, 9 में से 1 माइनस करने की बजाय मैं 9 में ऐड कर देता हूं -1, आंसर तो 8 ही आएगा, आंसर तो 8 ही आएगा। लेकिन 9 में से 1 निकालने की बजाय समझ लीजिए कि 9 में मैंने -1 डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक कंप्लीट डिस्क है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे बच्चों। कंप्लीट डिस्क है, इस कंप्लीट डिस्क का मास 9m है, रेडियस r है। ठीक है विनय सर, बात आपकी पूरी समझ गए। इस कंप्लीट डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आंसर होगा m r²/2, m r²/2। ठीक है, बट मुझे इसका नहीं निकालना, मुझे इस स्ट्रक्चर का निकालना है। तो मैं इसको ऐसे विजुअलाइज करता हूं, इसको नहीं, इसको ऐसे विजुअलाइज करता हूं कि एक कंप्लीट डिस्क है, उसके अंदर मैंने ऐड कर दी ये एक और डिस्क, और इस डिस्क का मास है -m, रेडियस है इसका r/3। तो एक कंप्लीट डिस्क में एक और डिस्क लगा दी जिसका मास -9m है, -m है। तो 9m में -m जोड़ेगा तो बन गया ना तेरा ऑटोमेटिकली ये वाला हिस्सा। यार इस हिस्से पे मास था, नेगेटिव और चिपका दिया तो खाली हो गया ना, वहां पे ऑटोमेटिकली बन गया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप विजुअलाइज कर सकते हो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिस्क। एक का मास 9m, दूसरे का मास -m, रेडियस r/3। तो इस डिस्क का मुझे इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब बेटा आपने ना एक फॉर्मूला सुना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, I = I0 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो ये जो नेगेटिव डिस्क है इसका अपने सेंटर के अबाउट अगर रेड कलर का एक्सिस जो आपको दिख रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई आपसे पूछता तो उसकी वैल्यू आप क्या लिखते? उसकी वैल्यू आप लिखते सर m r², रेडियस उसका r/3 है, बाई 2। जल्दी बोलो। ये जो डिस्क है, इस डिस्क का मेरे बंधु अगर मैं रेडियस पूछूं तो रेडियस मेरा कितना है? r/3 है। तो इस डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट होता m r²/2, m -m है, r मेरा r/3 है, बाई 2 करता। यस विनय सर। लेकिन मुझे रेड के अबाउट नहीं चाहिए, मुझे इसके अबाउट चाहिए। तो और ये दो एक्सेस आपस में अगर आप देखो एक डिस्टेंस सेपरेटेड है, और वो डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 2r/3, क्योंकि यार ये हमारा r/3 है। मेरे बच्चों आप बात समझ रहे हो? ये जो है हमारा ये r/3 है ना? तो पूरे r, ये पूरा r है, r में r/3 अगर माइनस करूंगा तो ये 2r/3 बन जाएगा। तो प्लस m इंटू डी स्क्वेयर, m इंटू डी स्क्वेयर। तो m r²/2 इस ग्रीन डिस्क का अपने सेंटर के वो m r²/2, r r/3 है, m हमारा -m है, प्लस m इंटू डी स्क्वेयर। और m जो है मेरे बच्चों वो हमारा -m है, और d जो है वो आपने देख लिया, ये दो एक्सेस जो है आपस में 2r/3 डिस्टेंस सेपरेटेड, 2r/3 डिस्टेंस सेपरेटेड है। ठीक है, दिस इज 3। आप ये सारी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर मेरे बच्चों 4m r² निकलेगा। ठीक है, तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो इसी के साथ मेरे बच्चों आज का जो सेशन था वो समाप्त होता है। आई होप आपको ये कंटेंट, ये सॉल्यूशंस बड़े अच्छे और एफिशिएंट लगे होंगे। एंड इसी तरह इस टेस्ट सीरीज को पूरा रेगुलरली फॉलो करिए और अपनी सिलेक्शन के करीब जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी बेटा।